प्रकरण 8 सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति पाठ में महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति, ऐसी सुधा मूर्ति के बारे में बात की गई है। इस पाठ में इन्फोसिस फाउंडेशन की संस्थापक सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देकर भारतीय महिलाओं को हर एक क्षेत्र के अंदर एक सम्मानपूर्वक स्थान देने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया। इस कृति का यही संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। तो पाठ शुरू करेंगे। पहला पैराग्राफ है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। तो यहाँ सुधा मूर्ति की विद्यार्थी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि एक जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में, और वो कंप्यूटर विज्ञान की अपनी कक्षा समाप्त करके, लेक्चर समाप्त करके वो अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे। तभी नोटिस बोर्ड पर उन्होंने एक इश्तिहार पढ़ा, विज्ञापन पढ़ा। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए थी। तो ये अंडरलाइन करें, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस नोटिस में टेल्को कंपनी के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनी जो है उसमें इंजीनियर की आवश्यकता का विज्ञापन था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। लेकिन उस इश्तिहार के लास्ट में ये लिखा हुआ था छोटे अक्षरों में कि महिला उम्मीदवार यानी महिलाएं यहाँ पे अर्जी न करें, आवेदन न करें। सुधा मूर्ति ने उसे एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। यानी सुधा मूर्ति को इंजीनियर नहीं बनना था, उन्हें तो विदेश के अंदर स्कॉलरशिप के बेस पे रिसर्च करने के लिए आगे जाना था। लेकिन वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। तो उनका जो लक्ष्य था वो विदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करना था। लेकिन यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। और यहीं से सुधा मूर्ति की ज़िंदगी के अंदर एक मोड़ आता है। उन्होंने यह भेदभाव, यह असमानता न गवारा लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी। पहले से ही सुधा मूर्ति पढ़ाई के अंदर बहुत ही तेज थे और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। और पहले से ही वो पूरी क्लास के अंदर अकेली ऐसी लड़की थी जो पुरुषों के साथ पढ़ रही थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। लेकिन उसने ये ठान लिया इस इश्तिहार पढ़ के कि ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उन्होंने ये ठान लिया कि ये भेदभाव जो है
वह ठीक नहीं है और उसका डटकर मुकाबला करने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार हुई। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। ये अंडरलाइन करना। तो अपनी डायरी के अंदर उसने नोट करके ये सोचा कि इसका विरोध करने के लिए वो आगे की प्रक्रियाएं करेगी और उन्होंने टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा को उसकी फरियाद करने के लिए एक पोस्टकार्ड लिया। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। और उस पोस्टकार्ड के अंदर सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी के प्रमुख को पत्र में ये फरियाद की कि तुम्हारी कंपनी के अंदर एक औरत के लिए, एक महिला के लिए ये भेदभाव क्यों है। ये भेदभाव इतनी बड़ी कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए। ये लिखकर उन्होंने भेज दिया। आगे का पैराग्राफ है, 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्च पर पुनः शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, ये अंडरलाइन करना। और उसके प्रत्युत्तर में सुधा मूर्ति को तार मिलता है कि पुनः शहर के अंदर इंटरव्यू के अंदर उनको बुलाया जाए। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुनः पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनमें वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तो जहाँ पे एक जो सज्जन साक्षात्कार के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने सुधा मूर्ति को समझाया कि यहाँ फैक्ट्री के अंदर कार्यस्थल पर महिला के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है और ये काम करने की जगह स्त्रियों को अनुसंधानशालाओं में यानी रिसर्च सेंटर के अंदर जाकर रिसर्च करना चाहिए। तो ये व्यंग को वो सह नहीं पाई। इसके प्रत्युत्तर में सुधा मूर्ति ने कहा, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। और उसके बाद टेल्को कंपनी में फैक्ट्री में काम करने वाली महिला के रूप में सबसे पहले नियुक्त सुधा मूर्ति होती है। आगे टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। ये अंडरलाइन करें। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। तो इस तरह इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत हुई। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन रात
दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। ये अंडरलाइन करना है। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य में के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। और इन्फोसिस कंपनी की मदद से ही आज टेक्नोलॉजी हब के अंदर बेंगलोर और मैंगलोर यानी कि जो साउथ इंडिया जो है वो उनके प्रयास था कि आज पूरे विश्व के अंदर अच्छे अच्छे टेक्निक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में विद्यार्थी दे रहे हैं। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। और इस तरह उन्होंने एक आमूल परिवर्तन लाने में संनिष्ठ प्रयास किए हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, विमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है और उनकी प्रेरणा मूर्ति के रूप में सुधा मूर्ति ही है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक नींव रखी है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती और उनकी जीवन के अंदर जो पढ़ाई के समय छोटे अक्षरों में महिलाएं उम्मीदवारी नहीं कर सकती, इस वाक्य को उन्होंने पलट दिया और आज हर एक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती तादाद उनके प्रयत्नों का एक फल ही है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है।